आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस के इस आंसर राइटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरएएस मेंस आंसर राइटिंग की, जिसके तहत हमारे टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के हिसाब से आपको डेली क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस से आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे तथा हमारे इन वीडियोस के माध्यम से उनका मिलान करते हुए अपनी कमियों को सुधारेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ ये क्लास लाई गई है। होपफुली ये उद्देश्य पूरा हो हमारा। और अब बढ़ते हैं, हमारी जो 5वें वीक की क्लासेज हैं उसमें सिलेबस क्या था। सिलेबस था टेस्ट 3 का सिलेबस। उसमें क्या क्या था? राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से 80वीं शताब्दी, प्रागैतिहासिक काल से 80वीं शताब्दी तक का जो काल है उसमें राजस्थान के इतिहास की प्रमुख युगांतरकारी घटनाएं कौन कौन सी थी, वो थी। महत्वपूर्ण राजवंश कौन से हैं और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं। 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, किसान और जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण राजस्थान के संदर्भ में। भारत का भूगोल, इसमें लगभग भारत के भूगोल का पूरा पार्ट है। प्रमुख भौतिक भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, भारत की प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, नदियां प्रमुख यानी अफवाह तंत्र, जलवायु, भारत की जलवायु की विशेषताएं, मानसून की उत्पत्ति, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश कितने हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, उनका उपयोग। प्राकृतिक संसाधन में एक संसाधन जल, वन, मृदा है, दूसरे शैल और खनिज है। फिर जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। तो लगभग ये वाला पार्ट है। फिर लेखांकन और अंकेक्षण का पार्ट है, जिसमें लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण, उसकी तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन। अंकेक्षण का अर्थ, उसका उद्देश्य, सामाजिक, निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी। फिर तीसरा पॉइंट है निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट और सामान्य जानकारी इससे रिलेटेड। तो ये पूरा हमारा सिलेबस था। उस सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे 12 से 16 जून के बीच में। उन क्वेश्चंस के होपफुली आपने आंसर्स लिखे हैं और उन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला था हमारे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें भू आकृतिक प्रदेश और भौगोलिक विशेषताएं जो है वहां से आया है छोटा नागपुर का पठार। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्या क्या लिखने हैं, कैसे लिखने हैं। तो छोटा नागपुर पठार जैसे ही दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है कि ये झारखंड राज्य के आसपास स्थित है। दूसरा खनिज का। इसके बाद में दिमाग जनरली ब्लॉक हो जाता है। आप सभी के साथ होता होगा होपफुली। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन चीजों में कैसे लिखना है। पहला, हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, इसकी अवस्थिति। जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास का एरिया जो है उड़ीसा, यहां पर ये विस्तृत है। दूसरा, ऐसा लिख सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। तीसरा, ऐसा लिख सकते हैं कि ये गंगा और जो नदी है महानदी की बीच में ये पठार है। तो ये हम इसमें अवस्थिति में इतना तीनों चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो भूगर्भिक विशेषताएं विद इसके इवोल्यूशन की, इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कब हुआ, निर्माण काल, और क्योंकि ज्योग्राफी का है और ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो निर्माण काल है और उसके साथ साथ में इसकी विशेषताएं, चट्टानों की विशेषताएं। कौन सी? भूगर्भिक विशेषताएं, चट्टानें कैसी पाई जाती हैं। फिर तीसरा हम लोग लिखेंगे, अब आ जाते हैं तीसरा, या तो वनस्पति के बारे में लिख लीजिए या मृदा कैसी पाई जाती है। अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो लिख लीजिए वनस्पति, मृदा आदि। फिर इसके साथ साथ में नदियां, अगर यहाँ पे कोई नदियां हैं, प्रमुख चोटी। ये इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में छोटा नागपुर आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ आएगा और आप अपने ज्ञान को ऐसे, क्योंकि कई जगह होता है ना कि अब जैसे छोटा नागपुर की जगह आ गया दंडकारण्य पठार, तो एक ही इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में है होते हुए भी हम लोग नहीं सोच पाते कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है उस हड़बड़ाहट में। तो ये सारे पॉइंट्स आपके
आपको उस समय काम आएंगे कि हम कहाँ कहाँ सोच के कैसे कैसे लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग कर लेते हैं प्रमुख चोटी नदियां हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आर्थिक। आर्थिक महत्व क्या है, खनिज कैसे क्या पाए जाते हैं, वो इतना अगर लिख लिया तो अब मेरे ख्याल से आपकी जो जगह है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लिखते हैं, और साथ में छोटा सा मैप, अगर मैप बना दोगे तो वो भी, मैप कैसे बनाना है हमेशा बताता हूं कि एक बॉक्स बनाना, छोटा सा बॉक्स बनाना, ताकि आपको मैप की जो है डायमेंशन सही से बनी रहे। और दूसरा ये होता है कि जगह आपकी फिक्स घेरती है, तो वो मैप और आपके जो टेक्स्ट है उसमें आपस में जो है मिक्सचर नहीं होता। तो हमेशा बॉक्स बनाना, छोटा बॉक्स बनाना। और मैप ऐसे, इंडिया के मैप में अगर हम लोग गुजरात से स्टार्ट करें तो भी ओके हो जाएगा, समझ जाता है एग्जामिनर कि ये पूरा मैप नहीं बना के सिर्फ काम का मैप बना रहा है। ऊपर का बनाओ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे, और ये यहाँ का एरिया, ठीक है, इसको डार्क कर लेना। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें ही आप दर्शा सकते हो, तो यहाँ पे गंगा और यहाँ पे महानदी, ये इसको यहाँ से महानदी, तो पता चल जाएगा कि इस अवस्थिति में। तो यहाँ पे हमें अब, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो कॉमा करके लिखना है, अगर इंफॉर्मेशन कम है तो लाइन पूरी बनानी है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय, इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, पठार का उत्तर पूर्वी भाग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड विस्तार, सीधा लिखो विस्तार, और सामने जिलों के नाम लिखो, जिलों नहीं सॉरी राज्य के नाम। झारखंड, मुख्य रूप से झारखंड में है इसका पार्ट, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ये आपकी होगी दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरा, इसके पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, अगर वो लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग, रांची, कोडरमा और हजारीबाग, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसको अगर लिखना चाहो तो लिखो, इंफॉर्मेशन है, नहीं लिखना चाहो तो चलेगा। अब इसके बाद में हमारे क्या बोला था कि भूगर्भिक विशेषताएं उसकी कैसी है, तो कैम्ब्रियन या आद्य कैम्ब्रियन, आद्य कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। आद्य कैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट नीस, वह क्योंकि दामोदर नदी इसके बीच से निकलती है, तो दामोदर घाटी में कोयला या जीवाश्म युक्त चट्टानें, ये हो गया इसके एक, वो हो गया हमारा जो भूगर्भिक विशेषताओं के साथ में हो गया। अब इसके बाद में अब आर्थिक, ये अगर दामोदर घाटी वाला यहां नहीं लिखना चाहते हो तो इसको सीधा आर्थिक में भी लिख सकते हो, हटा के आर्थिक में, सीधा ही आर्थिक में, आर्थिक नहीं तो यहां लोहा, या सीधा ऐसे ही लिख दो खनिज। खनिज कौन कौन से है, लोह खनिज है या लोहा, फिर बॉक्साइट है, तांबा है, टंगस्टन लिख सकते हो, नहीं है, फिर उसके अलावा फिर यहां पे लिख लो दामोदर घाटी में कोयला। अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट में क्या क्या लिखा था, चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी पारसनाथ, फिर नदियां कौन कौन सी निकलती है, कोयल,
सुवर्णरेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, और एक और दामोदर जो ऊपर लिखी है हमने, तो ये हो गई नदियां हो गई। वनस्पति अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि वनस्पति यहाँ से मानवीय गतिविधियों की वजह से वनस्पति में बहुत हास हो गया, लेकिन जनजातियां भी पाई जाती है, वनस्पति भी पाई जाती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी जानकारी एटलीस्ट आप लोग लिखिए और सोचो। सोचने का जो तरीका है ना, मान लीजिए अगर 5 में आ गया छोटा नागपुर पठार, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो अभी बताइए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। ये डिटेल में बांटना है इसको, रांची का पठार सबसे बड़ा भाग है, ये भी उसमें ऐड करोगे, साथ साथ में वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की मृदा टाइप, कृषि प्रकार, ये सारी चीजें इंक्लूड करोगे। बस इसके साथ में आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सोचने का तरीका अपनाइए और इस सोचने के तरीकों को डेवलप कीजिए विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। सबसे पहला काम करना है, हमें पढ़ना है ढंग से और टाइम लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद टाइम लेना है। पहला क्या है, लिखा क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। What do you understand by double entry system of accounting and write its main features? तो हमें पहली चीज समझानी है कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, दूसरी चीज उसके प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। 5 नंबर का सवाल है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? अकाउंटिंग में एक प्रणाली है अकाउंट्स बनाने की, जिसमें प्रत्येक लेन देन की दोनों पक्षों, यानी लेन और देन, लेन देन में यही होता है ना, लेन और देन, दोनों पक्षों की एंट्री होती है, एंट्री। और इसमें जो है ये एक वैज्ञानिक विधि है, विश्वसनीय विधि है, और अभी करंटली मान्यता प्राप्त विश्वसनीय विधि है, वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त विधि है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा जोखा लिखा जाता है। इसमें हर तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, कैसे व्यक्तिगत खाता और गैर व्यक्तिगत में जैसे रियल और नॉमिनल दोनों खोले जाते हैं और पूरी डिटेल दी जाती है। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी के लिए पेमेंट दिया, पैसा दिया, वो गया, लेकिन मशीनरी आई, तो पेमेंट जो दिया वो आ गया पर्सनल उसमें खाते में कि कंपनी उसको पेमेंट किया। मशीन आई, ये इन्वेंट्री उसमें सूची में आएगी, और वास्तविक जो रियल सूची है, रियल खाता होता है, उसमें इसकी एंट्री होगी कि ये मशीन आई। तो दोनों का डिटेल हो जाएगा कि हाँ उस दिन इतना पैसा गया और उसके बदले ये आया, तो आखिर में 0 हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पूरा लेखा जोखा होता है इसमें, और इसके बाद में, इन लेखा जोखों के बाद में लास्ट में ट्रायल बैलेंस चेक करके उसकी तुलना करके और समायोजन कर दिया जाता है, कोई गलती ना रही हो, 0 हो जाता है। फिर इसका बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि लेखा जोखा पूरा है तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। साथ साथ में जो लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट होता है वो भी बना सकते हैं, और इस कारण इससे व्यापार की पूरी जानकारी मिल सकती है, पूरा विवरण हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, इसलिए इसको ज्यादा अपनाया जाता है। एकरे लेखन जो या सिंगल एंट्री सिस्टम है वो पुराने टाइम में अपनाई जाती थी और छोटे व्यापारी अभी भी अपनाते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ डिटेल लिख दी जाती है कि इतना खर्च किया या इतना हमारे सामान आया, और एक ही साथ में लिखते हैं, उसको पूरा डिटेल में नहीं लिखते। कुछ एंट्रीज उसमें नई भी होती है तो चलता है, वो ओवरऑल व्यू देने के लिए। और सिंपल अपन जो करते हैं ना, घर पे हिसाब रखते हैं कि हाँ कुछ चीजें आज ये खरीदा, आज ये खरीदा, आज ये खरीदा, पूरा हिसाब नहीं रखते कभी भी और पूरी चीजें नहीं लिखते। इस वजह से एक ओवरव्यू जरूर आ जाता है, लेकिन वो विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो हमें लिखना है दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो पहला, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? यह पुस्तपालन, बुक कीपिंग, पुस्तपालन व लेखांकन, अकाउंटिंग की, लेखांकन की वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित एवं पूर्ण विधि है। मैंने समझाया आपको कि कैसे ये वैज्ञानिक है, कैसे सुव्यवस्थित है और कैसे पूर्ण है, क्योंकि पूरे लेन देन का जानकारी उसमें रहती है। और ठीक है, इसमें
प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दोनों पक्षों, लेन देन का दोनों पक्ष कौन कौन सा होता है? क्रेडिट और डेबिट। एक हाथ से दिया कुछ लिया, ठीक है। जैसे फर्नीचर आया और या मशीनरी आई और पैसा गया, तो वैसे ही लेन देन के दोनों पक्षों की एंट्री होती है। दोनों पक्षों का को लिखा जाता है, क्या दोनों पक्षों का लेखा होता है। तो ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की जो है परिभाषा हो गई, और इसमें लेन देन का संपूर्ण विवरण होता है। संपूर्ण विवरण होता है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या होती है? पहली तो यही होगी ना, विशेषताएं। अब आप सोचते होंगे कि ये जो डायग्राम बनाते हो ये एग्जाम में कैसे आए? तो ये एग्जाम में तभी आएगा जब इन क्वेश्चन से या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और पहले से सोचेंगे कि इसमें क्या डायग्राम बन सकता है। तो ये चीजें आप लोग पहले से करेंगे, ठीक है। विशेषताओं में क्या है? सबसे पहला क्या है? प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का, यानी नामे और जमा, यानी डेबिट और क्रेडिट, दोनों पक्षों की लेखा होता है। इसमें लिख लेंगे लेन देन के दोनों, या लेन देन की दोनों लेखों में, लेखों कौन कौन से दोनों लेख? नामे और जमा, लेखों में एंट्री, एंट्री इंग्लिश में लिख लो या इसको लिख लो लेखा, या लिखा जाता है, दोनों लेखों में लिखा जाता है। पहला हो गया। दूसरा, अब जो है दोनों में लिखा जाता है, प्लस लिख, इसमें जो है सभी प्रकार के खाते खोले जाते हैं। इसमें, इस प्रणाली में सभी प्रकार के खाते, कौन कौन से खाते होते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब व्यक्ति, कंपनी, ऐसी जो भी व्यक्ति या लीगली व्यक्ति, ठीक है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव, जो भी, ये होता है पर्सनल। किसी व्यक्ति को दिया, किसी कंपनी को दिया, किसी पार्टनरशिप फर्म को दिया, या उसके नाम से कोई कुछ व्यक्तियों के नाम से कोई अकाउंट खोला है उसको दिया, तो ये हो गया पर्सनल। इम्पर्सनल में आ जाएगा रियल और नॉमिनल। रियल में क्या क्या आते हैं? कोई जो भी एसेट्स होते हैं वो रियल में आते हैं, और जो नॉमिनल में क्या होता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट और जो है गेन्स होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी प्रकार के खाते, कौन कौन से? व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्तिगत, फिर वास्तविक, नाम मात्र, खाते खोले जाते हैं। क्यों खोले जाते हैं? क्योंकि आपको पूरा विवरण लिखना है। अब मान लीजिए आपने रियल खाता नहीं खोला और मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी की इनकम की, यानी मशीनरी जो आई है उसकी एंट्री कहाँ करोगे? तो वो एंट्री हमेशा इसमें आएगी, वास्तविक खाते में आएगी, ठीक है। उसके मशीनरी का एक खाता अलग बनेगा, उस अकाउंट में एंट्री आएगी। तो सभी प्रकार के खाते यहाँ पर खोले जाते हैं, और इन सभी प्रकार के खातों का फिर आखिर में एक समय के बाद में एक जो है ट्रायल बैलेंस लिया जाता है। अंत में ट्रायल बैलेंस, या ऐसा लिख सकते हैं इसको कि खातों का समस्त विवरण होने के कारण
अंत में ट्रायल बैलेंस से गणितीय समायोजन संभव। कोई त्रुटियां हो, कुछ हो, तो वो पता चल जाती है। गणितीय समायोजन संभव, ये हो गया। उसके बाद में इन खातों को आखिर में, पूरे खातों को जैसे डिटेल में बना लेते हैं, तो ये इन खातों से क्या क्या बन सकते हैं? लाभ हानि खाता, ये अंत में लाभ हानि खाता, चिट्ठा कहते हैं या बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट आदि का निर्माण। तो इनका जो निर्माण होता है उससे संभव हो जाता है। ठीक है, तो लाभ हानि खाते से पता चल जाता है कि प्रॉफिट में है, लॉस में है। बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि उसकी वित्तीय संभावनाएं कैसी है। तो ये सारी इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर अब जो पहले लिखी थी कि वैश्विक मान्यता प्राप्त, वैश्विक मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक विधि, ये भी इसकी वो है विशेषता, वैज्ञानिक विधि। उसके बाद में लास्ट में इसमें एक और इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि अभी जो है बड़े फर्म और इन सब में इनका यूज होता है। साथ में इंग्लिश भाषा में होता है कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर तकनीक या कंप्यूटर अकाउंटिंग से इसी प्रणाली से कंप्यूटर अकाउंटिंग भी संभव है। ये कंप्यूटर सपोर्टिव, क्यों सपोर्टिव है? क्योंकि वैज्ञानिक है, पूरा डिटेल रहता है, तो कंप्यूटर सपोर्टिव भी होती है। और भी बहुत सारी है, 2-3 और है, लेकिन हमारे लिए इतना काफी होगा। तो ये सारी चीजें हमें ऐसे लिखनी है। और ये डायग्राम कब बनेगा? जब आपने पहले से सोचा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि इसमें एक डायग्राम बन सकता है, तो मैंने ये बनाया। और ऐसा बनाओगे तो कॉपी भी अच्छी रखेगी ना, और कॉपी व्यवस्थित लगेगी। प्लस इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के माइंड में ये आता है कि आप जो है, आप एक क्रिएटिव माइंड वाले व्यक्ति हैं। एक तो रटा हुआ लिखने वाला है, ठीक है, एक व्यक्ति, एक जो एस्पिरेंट है वो रटा हुआ लिख रहा है, पूरा का पूरा लिख रहा है, पूरी कॉपी भर रहा है। और एक जिसने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, कुछ मैप्स बनाए हैं, कुछ वेन डायग्राम, ये जो फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाए हैं। तो आप खुद सोचिए कि किसका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, क्योंकि ये वाली जो है ये आफ्टर रीडिंग आपके दिमाग की विश्लेषण शक्ति से बनते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है राजस्थान इतिहास से पूछा गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है थ्रोइंग लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, मेंशन इट्स मेन लीडर्स। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख नेताओं का उल्लेख करें। तो 2 चीजें हैं, प्रमुख नेताओं का उल्लेख करना है, साथ में कारणों पर चर्चा करनी है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जैसे ही आपके दिमाग में आता है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों के दिमाग में 3-4 चीजें, क्योंकि ये नोट्स में सर्कुलेट होती है जनरली, तो 3-4 चीजें आती है। जैसे पहली चीज मेवाड़ राज्य, दूसरी चीज लाता कुंता और 84 प्रकार की लाग बाग लगान दरोची, फिर उसके बाद में सामंती अत्याचार का ईश्वरी सिंह, कृष्ण सिंह नाम याद आते हैं, और साथ साथ में नेताओं के नाम विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ये सारे याद आते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, कारणों पर प्रकाश डालना है। तो कारण हमारे पास 2 या 3 ही बन पाते हैं। अब कारण, चूंकि आपने अगर बिजोलिया किसान आंदोलन का घटनाक्रम पढ़ा है, तो आप उनमें से कारण खुद कैसे निकाल सकते हो वो बताता हूं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जब दौर था उसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का, उस समय एक प्रतिनिधि मंडल गया था राजा के पास में, और राजा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनकी बात पर कोई कार्यवाही कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उस वजह से इनका जो है रोष बढ़ा और ये आंदोलन लंबा चला। दूसरा, आगे भी कमीशंस बनाए, कमीशंस ने सिफारिश की, लेकिन राजा ने नहीं सुनी। तो ये, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे कि शिकायत निवारण तंत्र या सुधारात्मक कदम उठाए नहीं गए। शिकायत निवारण तंत्र का अभाव तथा सुधारात्मक कार्यवाही का अभाव,
ये हो गया पॉइंट। दूसरा, सामंती अत्याचार हम लोग लिख ही रहे, तो सामंती अत्याचार क्या करते थे? जो किसान लगान नहीं दे पाते थे उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, तो पैतृक भूमि से बार बार बेदखली का ये मेन कारण था। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे ये किसानों में जन जागृति नेतृत्व के माध्यम से, एक उनको जो नेतृत्व अच्छा मिला उस वजह से उनमें जन जागृति, लाता कुंता प्रथा तो है ही, साथ साथ में बैठ बेगार, जो उनको बेगार करवाई जाती थी, बेगार प्रथा का भी होना। तो ऐसे करके हमारे 6-7 कारण बन जाएंगे और हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं कारण को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके 5-7 लाइनों में लिखना है और साथ साथ में फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि राजस्थान का बिचौलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। सर्वप्रथम किसान या किसान आंदोलन इसके प्रमुख कारण, अब कारणों को आप डायग्राम भी लिख सकते हो या सीरीज वाइज लिख सकते हो। कारण लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। दो मेथड है आपके पास में, तो मैं डायग्राम वाला मेथड यूज करता हूं, आप दोनों कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कारण, पहला कारण सीधा अविवेकपूर्ण लगान दर, अविवेकपूर्ण या अन्यायपूर्ण कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण लगान दर व 84 प्रकार के लाग बाग, जिसमें ब्रैकेट में आगे और लिख सकते हो तलवार बंधाई, कर, ठीक है, और चवरी कर भी लिख सकते हो। चवरी कर कि आपके घर जैसे कोई अगर जोड़ा चवरी चढ़ता है, मतलब कि शादी होती है, तो शादी के समय कोई भी शादी, जैसे अभी शादी के समय क्या करना होता है, रजिस्ट्री करनी है, वैसे ही उस टाइम शादी होते ही आपको इतना कर देना पड़ेगा। तो इस तरह के कर भी लगा दिए थे। तो ये अविवेकपूर्ण और अन्यायपूर्ण कर थे। दूसरा, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा, बैठ बेगार, बेगार प्रथा। तीसरा, जैसा बताया, शिकायत निवारण तंत्र का अभाव, राजा को शिकायत करने जाते थे, राजा सुनता ही नहीं था वो, क्योंकि सामंतों का ज्यादा प्रभाव था उस पर। शिकायत निवारण तंत्र का अभाव। फिर सामंती अत्याचार, फिर पैतृक भूमि से बेदखली, पैतृक भूमि से बेदखली, फिर किसानों में राजनीतिक जन चेतना, किसानों में राजनीतिक चेतना, ये राजनीतिक चेतना का विकास हो गया, इसलिए वो लोग आवाज उठाने, इसमें और यहाँ पे डाल सकते हो लाता कुंता प्रणाली, लाटा कुंता। लाता कुंटा में जो कर संग्रहण अधिकारी होते थे उनकी ज्यादा चलती थी, उनके विवेक पर आधारित होता था, तो वो उस वजह से इनका शोषण होता था। तो ये सारे कारण 7-8 कारण हो गए। 7-8 कारण आप 7-8 लाइनों में भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत डिटेल देके, बाकी ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये हमारे हो गए कारण। अब अगले पेज पे आते हैं और देखते हैं हमारे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है नेतृत्वकर्ताओं के नाम।
नेतृत्व करता। अब एक तो नेतृत्व करता ऐसे लिखते हैं, देखो पहला आया मेरा नाम विजय सिंह पथिक, ये सबको याद होगा। फिर दूसरा आया मेरे नाम आया माणिक्यलाल वर्मा, चलो लिख लेते हैं माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा फिर याद आया, यार याद नहीं आया, साधु सीताराम दास। फिर याद आया हरिभाऊ उपाध्याय, या वो ले लीजिए फतेहकरण, फिर हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, ये भी आपका सही है, लेकिन आप खुद सोचिए और बताइए कि एक तो ये विधि हुई, एक चूंकि आंदोलन 3 चरणों में चला था, ठीक है, तो आंदोलन की यहां पे लिख लो नेतृत्व करता, प्रथम चरण। डेट याद हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, वैसे 1897 से 1915 के लगभग ये चला था। तो इसमें प्रथम चरण में कौन कौन थे, तो इसमें थे साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, ये इनका जो है प्रतिनिधि मंडल गया था, नानजी पटेल, इतने ठीक है, एक ये लिख लिया। दूसरा फिर यहां लिखा दूसरा, द्वितीय चरण, इसमें लिख दिया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, आपको दिखाने के लिए ही ये चीज है। विजय सिंह पथिक, वीएस पथिक, एमएल वर्मा और नारायण पटेल, ठीक है। तृतीय चरण में यही नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक, वीएस पथिक, फिर साथ में यही एमएल वर्मा भी थे, हरिभाऊ उपाध्याय भी थे, एचबी उपाध्याय। अब आप खुद सोचिए कि एक ने ऐसे लिखा है, एक ने ऐसे लिखा है, तीनों चरणों का टाइम पीरियड दे दिया, उसके साथ में सीरीज से जैसे जैसे थे वैसे नाम लिखा है, तो ज्यादा नंबर की चांसेस इसको रहेगी। तो ये इस तरह हमको अपना आंसर लिखना है और एंड करना है। साथ में एंडिंग में लिख लेना कि सबसे लंबा चलने वाला था और इसमें जो है व्यापक जन भागीदारी थी इन नेतृत्वकर्ताओं के साथ में। महिला अगर नेतृत्वकर्ताओं के नाम याद है तो उनका भी साथ में नाम लिखना है और आंसर को कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपका आंसर जो है बाकी से थोड़ा सा बेहतर होगा। इसी तरह लिखते रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस।